अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, खबरें तो हमने एक पूरा लाइनअप बनाया हुआ था, लेकिन ये ताज़ा खबर है आपको बताने के लिए। दिस इज अ लेटेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है। एंड दिस इज फ्रॉम कराची। बाय द वे, सिक्योरिटी इदारों ने कराची में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। बल्दिया रईस कोर्ट में 4 टन से जायद धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। 4 टन धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी हुकाम ये बता रहे थे कि धमाका खेज मवाद ड्रमों में भरकर शहर में मुंतकिल किया गया था। 60 ड्रम, लाइक एक दर्जन, 2 दर्जनों की बात हो रही है। 60 ड्रम, पूरी फैक्ट्री कवर हो जाती है। I'm thinking this is a दुकान और what is going on here? तो 60 ड्रम में 5 गैस सिलेंडर और मिनी ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। कार्रवाई जो है वो ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों की निशानदेही पर की गई और बरामद किए गए बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। दिस इज मेजर। कैसे ये कार्रवाई अमल में आई ये भी हम जानते हैं, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ड्रमों को किस तरह कपड़ों के थानों या रजाइयों या ब्लैंकेट्स में कवर किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। तो क्या कोई इंटेलिजेंस थी, क्या नाके पे रोककर ये कार्रवाई हुई है? काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, बताइएगा ये कब की कार्रवाई है और कैसे इसके बारे में मालूम हो सका हुक्काम को? जी काशिफ, आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, we'll try to connect with काशिफ। मुझे नहीं आवाज आ रही इनकी, और अब वो बोल रहे हैं हमें उनकी आवाज नहीं आ रही। कनेक्टेड अगेन। लेकिन ये बहुत कंसर्निंग बात इसलिए भी है बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये छोटी मोटी कोई 2-4 ड्रम्स की बात नहीं हो रही है, टनों की बात हो रही है। तो लिहाजा किस तरह पता चला, किस तरह लोकेट हुए? नेचुरली कोई इंफॉर्मेशन तो पहुंची होगी जहां इधर छापा मारा होगा, लेकिन दीज आर बैरल्स एंड बैरल्स ऑफ जो हम कह रहे हैं। जाहिर है व्हीकल को कब्जे में लिया है, तो ये कहां से लोड हुए, ये किसने बुक किए, शहर के अंदर तो आई है ना, ये कहां से आ रहे थे, ये सारी चीजें भी आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, ऑलराइट काशिफ, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद ही स्टार्ट हो जाएं, डिटेल दें कि ये किस तरह पता चला, ये कहां से ये सब कुछ आया। मतलब हम तो शहर के अंदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बल्दिया का इलाका है, रईस रोड, जहां हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई और बड़ी मिकदार में जो है वो बारूदी मवाद, जिससे एक्सप्लोजिव सामान कह सकते हैं कि वो जो है वो बरामद किया है। और ये कार्रवाई काफ़ी टाइम से जो है वो इसकी निशानदेही की जा रही थी और इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ भी की जा रही थी। ये एक खुफिया इतला मिली, उसके बाद एक टीम तश्कील दी गई और टीम की जानिब से यहाँ कार्रवाई की गई और कार्रवाई करके जो है वो ये तमाम तर एक्सप्लोजिव जो मवाद है वो बरामद कर लिया गया है। बड़ी मिकदार में है, ड्रम्स के अंदर जो है वो ये तमाम तर बारूदी मवाद इस तरह जो है वो रखा गया था। और एक कराची में अहम शाहराह पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये बारूदी मवाद जो है वो ब्लास्ट होना था और मुमकिन तौर पर एक बड़ी तबाही से जो है वो कराची को बचाया गया है। और इस बताया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये ब्लास्ट होता तो इसका जो एरिया होता वो 1.5 किलोमीटर के करीब का होता जहां तबाही मचती। तो ये काफी बड़ा एक जो है वो इस तरह का ज्यादा कंसर्निंग बात हमें लग रही है। जी काशिफ, हमें ऑब्वियसली ये सब कुछ मिल गया और ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि बचत हो गई, लेकिन ये किस तरह कराची एंटर हुआ? मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये 2-4 ड्रम्स तो है नहीं कि किसी मिनी ट्रक में आ गए हो। ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव्स है, ये तो छुपा के रखा हुआ है। और फिर क्या इसको जमा कर रहे होंगे कुछ अरसे से? और मतलब ये लोड कहां से हुआ? अब चूंकि मिनी ट्रक को लिया कब्जे में, तो उसका ड्राइवर क्या गिरफ्तार है, नहीं गिरफ्तार है? हुक्काम ने मजीद क्या तफसील शेयर की है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर इस तरह लाकर ये यहाँ डंप किया जा रहा था और एक बड़ा जो इसकी मिकदार है उसे सेव किया जा रहा था। हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि इस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है जिसमें इस तमाम तर चीज़ों की डिटेल बताई जाएगी और ये बताया जाएगा कि ये कहाँ से लाया जा रहा था, कैसे जो है वो यहाँ डंप किया जा रहा था,
कितने लोग इसमें जो है वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ देर बाद ही रखी भी गई है और उसमें जो है तमाम तर चीजें बताई जाएंगी। सीटीडी हुकाम की जानिब से जराए ये बताते हैं कि मुख्तलिफ मकामात से ये मवाद जो है वो यहाँ जमा किया जा रहा था, गाड़ियों के अंदर ट्रैवल करके लाया जा रहा था और इसे इकट्ठा करने के बाद भी हम देख सकते हैं गाड़ी में जिस तरह ये ट्रैवल करके लाया जा रहा था या जिस तरह इसे सेव किया जा रहा था वो छुपा के लाया जा रहा था क्लियरली। अच्छा काशिफ हमारे साथ ही रहिए, जुमे के रोज़ एक और वाक़या हुआ कराची में, बड़ा ही दिलखराश, उसके बारे में भी हमने आपसे मालूमात लेनी है। कराची में जुमे के रोज़ माँ और 3 बच्चों की लाशें कराची रोड के एक मैन होल से मिलनी है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और बच्चों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। पुलिस ने मकतूला खातून के हमसाये को लियारी से गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म बल्कि कर लिया है और मुलजिम ने जो भयानक जुर्म की वजूहात बताई हैं वो समझ नहीं आ रही। बड़ी इसी पे जान लेते हैं, काशिफ हमारे साथी हैं, तो काशिफ बताइएगा कैसे क्लू मिला, मतलब इसका क्लू मिलना भी तो काम था, पुलिस कैसे पहुंची खातून के हमसाये तक? अब्दुल्ला उमंग, काफी कॉम्प्लिकेटेड ये मामला था और पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ा मशकूक करार दिया गया था। इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू काम को वहां से गुजरने वाले एक शख्स की जानिब से इत्तला दी गई कि यहाँ एक लाश मौजूद है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीमें जब वहां पहुंची तो उनकी जानिब से देखा गया कि वहां से एक लाश निकाली गई और उसके बाद जब वहां से पत्थर हटाए गए तो मजीद लाशें भी बरामद हुई। मजमूई तौर पर 4 लाशें मिली जिसमें 3 जो है वो बच्चे शामिल थे और 1 खातून थी। पुलिस की जानिब से इसके ना सिर्फ तलाश डिवाइस से इनकी शनाख्त का अमल किया गया, जिससे शनाख्त नहीं हुई, उसके बाद नादरा से रब्ता किया गया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उनसे भी शनाख्त नहीं हुई और कमोपेश 12 से 14 घंटे गुजर गए और कोई इसका क्लू नहीं मिल रहा था कि आया इस की क्या शनाख्त है, ये एक फैमिली भी है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता हुआ तो उनकी जानिब से बताया गया कि 30 दिसंबर की रात को जो है वो एक फैमिली इस तरह की लापता हुई है और उसकी भी गुमशुदगी की कोई भी ना तो एफआईआर हुई और ना ही जो है वो कोई दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। इस हवाले से फिर जब मजीद तहकीकात हुई तो पता चला कि ये लियारी खारादर की एक फैमिली है और ये माँ और उसके 3 बच्चे हैं। तमाम यहाँ तक पुलिस पहुंची। फिर उसके बाद जो है वो जब इसको मजीद सर्च किया गया तो पता चला कि इसी जो ये खातून है ये जहाँ रहायश पजीर थी इसकी एक हमसाया था और हमसाये की जानिब से जो है वो ये तमाम तर मामला और वाकया जो है वो सामने आया। फिर जब उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसकी जानिब से मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए और ये बताया गया कि ना सिर्फ उसने खातून को मारा और मारने के बाद उसे जाके उस खुले मेन होल में डंप किया, बल्कि उसके बाद वो दोबारा खारादर के इलाके में आया और खारादर के इलाके से 3 बच्चों को लिया और लेने के बाद माय कुलाची रोड पर गया और एक एक करके 3 बच्चों को जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस मेन होल के अंदर डाला और फिर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। फिर एक कंबल डाला गया, कंबल के बाद मुख्तलिफ बड़े बड़े पत्थर जो है उस मेन होल के अंदर डाले गए और डंप करने के बाद ये वहां से फरार हो गया। अब तक इतना कुछ हो रहा था और अगर हम माई कुलाची को सोचें, बड़ी बिजी एरिया है और किसी को ये नजर भी नहीं आया कि ये एक्चुअली होता चला जा रहा है। दूसरा, इसमें सारा जादू टोने का क्या आंसर है, मतलब क्या मोटिव था उस शख्स का इस माँ और उसके 3 बच्चों को मारने का? देखिए, शख्स की जानिब से तो ये इल्ज़ाम और ये दावा किया जा रहा है कि खातून जो है वो उसे ब्लैकमेल करती थी और जब उसकी ब्लैकमेलिंग में वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया तो खातून की जानिब से उससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उस पर जादू किए जाते थे और उसकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि माय कुलाची के इसी स्पॉट पर खातून उसे इससे कबल भी साथ लेकर जाती थी और वहां जाकर भी कोई उस पर जादू टोने का इस तरह के मामला करती थी। हमारी जब इस हवाले से DIG साउथ से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तक ऐसी चीजें मजीद सामने नहीं आई हैं, ना ही खातून के घर से जो है वो ऐसी कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, मुलजिम को मजीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। लेकिन खातून के बच्चों की उम्रें बताइएगा क्या थी और खातून के शौहर की क्या हैसियत है, मतलब इनके शौहर हैं नहीं हैं, इनके अहले खाना वालिदैन बहन भाई बताइएगा।
देखें, इसके जो शौहर हैं उससे अलहदगी हो चुकी है, इनके भाई सामने आ चुके हैं और भाई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वाक़े से चंद रोज़ कबल तक उनका राब्ता था, फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, तो वो वाक़े से एक रोज़ कबल वाक़े के एक रोज़ बाद जो है वो घर गए और जब घर पे जाके चौकीदार से पूछा तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो घर पर नहीं है और उसकी जानिब से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस इस चीज को भी चेक कर रही है कि आया फैमिली की जानिब से कोई दरखास्त क्यों नहीं जमा करवाई गई। एक घर के अगर 4 लोग लापता हो जाते हैं तो उसके हवाले से थाने में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। और साथ साथ आपने ये पूछा कि इनकी एज क्या थी, तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 2 जो इसमें बच्चे थे उनकी उम्रें जो है वो 10 से 15 साल बताई जा रही हैं, जबकि जो एक लड़की की लाश इसमें मिली उसमें उसकी जो उम्र है वो 16 साल है और खातून की जो उम्र है वो 35 से 40 साल है, जिसका नाम अनिला जो है वो सामने आया है। तमाम इस तमाम तर फैमिली को जो है वो जब वहां से लाशें निकाली गई, फिर जब शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया, DNA इनके हो गए, उसके बाद अब जब इनकी फैमिली सामने आ चुकी है तो उस हवाले से उनके हवाले जो है वो ये लाशें कर दी गई हैं और तमाम तरह कानूनी कार्रवाई भी जो है वो मुकम्मल की गई है और मुलजिम को मजीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। मुलजिम को इंटेरोगेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। मतलब ये चिलिंग किस्म की ये कभी कभार हम ऐसी रियलिटीज़ होती हैं और हम सुनते हैं तो लगता है कि कोई मूवी की बात हो रही होगी, बिकॉज हु वुड डू दैट, पूरी एक फैमिली को ख़त्म कर देना। और वो भी एक शख्स, वो डेफिनेटली अब्दुल्ला वो भी मेंटली चैलेंज्ड ही होगा, मेंटली डिस्टर्ब डेफिनेटली होगा, जिसको लग रहा था कि ये जादू उन पे कर रही हैं। खासतौर पे जब पुलिस का कहना कि उसके घर जाके कुछ ऐसी चीज़ मिली भी नहीं। मजीद तफ्तीश में ज़ाहिर है जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो तो आएंगे। और एक्स हस्बैंड को भी बीच में लाना चाहिए थोड़ा सा पता करने के लिए कि क्योंकि ये इल्ज़ाम जो लगाया ना अपने आप को परहैप्स बचाने के लिए या फिर जो भी है कि जी ये जादू हो रहा था, तो क्या हकीकत है इसमें कि वो कुछ इस किस्म का अमल वो करती थी कि नहीं करती थी। इन एनी केस नथिंग कैन जस्टिफाई व्हाट हैपेंड। ज़ाहिर है इस अमल का मतलब उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। एट द सेम टाइम जो इससे पहले कार्रवाई हुई है ना, टनों बारूदी मवाद जो कराची से बरामद किया गया है बल्दिया से, ये भी इत्तलात आ रही हैं। अभी इस सिलसिले में पुलिस हुक्काम तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि ये एक दहशतगर्द की निशानदही पे कार्रवाई की गई है। एक पहले से दहशतगर्द गिरफ्तार था, उसकी निशानदही पे कार्रवाई की गई और बड़ी तबाही से शहर को बचा लिया गया है। 4 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, 4 टन्स, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके जमा किए गए थे। ऑब्वियसली एक दफ़ा तो नहीं लाए जा सकते, बट यस वी विल वेट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस टू गेट टू। अच्छा, एक और खबर जो वीकेंड पे आई जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। वेनेजुएला पर अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत और रजीम चेंज ने आलमी मंजरनामे पर एक बौछार बर्पा कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर कब्जे में लेने और अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजने का ऐलान भी साथ ही कर दिया। मतलब एक होता है ना कोई बंदा कुछ लम्हे के लिए नहीं रुक ही जाता है, नहीं इतना केयरफुली प्लान्ड लग रहा है कि सब पता था ऑलरेडी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब सवाल बाय द वे ये हो रहा है कि आलमी बरादरी को कोई ना कोई रूल्स ऑफ गेम तो तय करना पड़ेंगे कि किस तरह इस तरह किसी के मुल्क में जाके आप ये कर सकते हैं। माइट इज राइट को असूल बना लिया गया तो दुनिया का पूरा अमन जो है वो दाव पर लग सकता है। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है। बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। सो अ लॉट हैज़ टू बी डन। लेकिन देखिए दुनिया की नज़रें कहाँ थीं और क्या हो गया। वेनेजुएला के बारे में एज सच कोई नहीं सोच रहा था because the world or the media कुछ and the powerful quarters did not want the world to know about what's going on that there. is how it happened। लेकिन सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सोचते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो उनके मुंह से बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अब पता चल गया कि जब कोई चीज नहीं निकलनी होती तो वो जिक्र भी नहीं होता उसके बारे में। पाकिस्तान वेनेजुएला के ज़ाहिर एम्पैथी शो कर रहा है वेनेजुएला के अवाम के साथ।
साथ उनके अवाम के फलाह बहबूद को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान का अभी तक यही ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है कि वो सूरत हाल को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। वेनेजुएला में मकीम पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात जारी हैं, ये बताया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से गज़ा पर इसराइली हमले के बाद से ये तासुर और मजबूत हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी एक अलामती सा, मतलब तो पहले से ही हमें ये पता लग गया था क्या वो एक दफा फिर एक अलामती इदारा ही है बाय द वे अक़वाम मुत्तहिदा। और सलामती कौंसिल भी, सलामती कौंसिल के शायद आज के इजलास में भी कोई ठोस फैसला तो सामने नहीं आ सकेगा, पर एक रस्मी कार्रवाई होती है वो हो जाएगी। उधर वेनेजुएला के सदर निकोलस मदोरो को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, जहां आज उन्हें मैनहट्टन की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। उनके खिलाफ मुनशियात दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक अमरीका में निकोलस मदोरो इनका नाम है, उन पर 2020 में 2020 में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और सदर ट्रंप जो हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बड़ा सोच समझ के ही फिर कोई कदम उठाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात जो हैं वो मफलूज होकर रह गई हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का ऐलान भी कर दिया है। सुने ज़रा। Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but it's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. अच्छा, जाहिर है इसमें बहुत सारी आरा भी सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पे ये भी बड़ी अब्दुल्ला ये बताना ज़रूरी है कि ट्रंप जो हैं उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के नायब सदर जो हैं डेल्सी रोड्रिगेज उनका नाम है, इस मामले में उनके साथ हैं। मगर लेकिन जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो वो नायब सदर जो हैं उन्होंने ट्रंप के बयान से बिल्कुल ताल्लुकी जाहिर कर दी, बल्कि साफ कहा कि वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मदोरो ही हैं, वो ही हैं। तो लिहाजा और ये भी कहा कि वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। रूस, चीन और स्पेन ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत की है। दीगर ममालिक के भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, स्पेन का पर्टिकुलरली। इसी पे जरा बात करते हैं। जी, प्रोफेसर नईम जफर हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं, बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन करें। प्रोफेसर साहब, पहले तो हमें ये समझा दें कि एज मच एज अ सरप्राइज इट वाज फॉर अस हियर इन पाकिस्तान, अमेरिका में भी सरप्राइज था या फिर ऐसी कुछ बातें हो रही थी? नहीं, सरप्राइज तो था, लेकिन ये बात इतनी सरप्राइज भी नहीं था। पिछले 3 महीने से आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्ड कर रहे थे अपना, उन्होंने भेज दिया था अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अटैक भी हो रहे थे। सो इट्स नॉट 100% सरप्राइज, बट इट वाज अ सरप्राइज व्हेन इट स्टार्टेड। बट इट्स स्ट्रेटेजिक, इज पार्ट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो ट्रंप ने डिफाइन किया है। सो जो देखे ना आप, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उन्होंने नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्तेमाल किया था, यूनाइटेड नेशंस बनाई थी कि कोई कंट्री किसी और को अटैक नहीं कर सकता। जब इराक ने कुवैत को अटैक किया था तो अमेरिका ने उसी को ऑन दैट प्रिंसिपल दे वेंट ऑल द वे, पुश्ड इट टू द बॉर्डर, डिड नॉट गो इन एंड टॉपल। सो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर था दैट इज नाउ बीइंग चेंज अंडर ट्रंप डॉक्ट्रिन। सो ट्रंप ये कह रहा है कि वो बातें खत्म। नाउ what is in our strategic interest? And बात आप ये नोट करें, इस has a lot to do with China, because China was expanding its footprint in Venezuela. उसका ऑयल भी वहाँ से काफ़ी आ रहा था और मजीद एक्सपेंशन भी कर रहे थे, और डॉलर में शायद डॉलर के अलावा पेमेंट्स रिसीव भी कर रहे थे। और ये भी चमगोइयाँ थी कि वो कह रहे थे कि जी अदर देन डॉलर वी वुड डू द ट्रेड फॉर ऑयल। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम आपसे सर्टनली ये समझना चाहते हैं, इस मामले पे जितने मुंह उतनी बातें हैं, क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है अमेरिका का? यहाँ पे आपने एक पहलू चाइना का जिक्र किया, उस पर भी ज़रा तफसीली रोशनी डालिए। दूसरा, जो हम देखते आए हैं, जो ज़ुबान ज़द आम बात होती है कि जो भी मुल्क तेल के ज़खायर से माला माल होता है, पर्टिकुलरली इन दिस केस वेनेजुएला,
has apparently more oil than Saudi Arabia. So एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि हम एक्वायर करना चाहते हैं या अमेरिका एक्वायर करना चाहता है या अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है इन कुदरती वसाइल पे। आई थिंक उसने अपने ट्रंप ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसने मनरो डॉक्ट्रिन की बात की है। मनरो डॉक्ट्रिन क्या होती है? तो जेम्स मनरो का 5वां प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो उसने ये डॉक्ट्रिन दी कि हमारी कोई हमें अटैक ना कर सके, फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, पैसिफिक से अटलांटिक तक। अब देखें अभी इस हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में अमेरिका को किससे उसको उनकी चुभती है? क्यूबा। जब क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यों? कि बहुत करीब हमारे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस आ गया था। अब सोवियत यूनियन का और रशिया का बहुत ताल्लुकात है वेनेजुएला के साथ। सो दिस इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट कि कहाँ कंट्रोल करें अपने हमसाइयों को ताकि कोई पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट ना हो सके। सो ऑयल इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। लेकिन आपने जैसा कहा कि वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, बिगर देन सऊदी अरेबिया, लेकिन प्रोडक्शन जो उसके देखो एक सिर्फ 1% है। True. They only make 1% of the total world production. So yes, oil की बात भी है, लेकिन ये सारी बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की बात है और नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, और किसी को अपने हमसाए घर में आने ना दें। तो तीनों चीजें इन्होंने प्ले किया। अच्छा प्रोफेसर, ये भी बताइएगा कि प्रेसिडेंट मदुरो की अपनी पॉपुलैरिटी कैसी थी उनके अपने मुल्क में, उनकी क्या रेप्यूटेशन थी? क्योंकि बाज़ बातें तो ये भी हो रही हैं कि उन्होंने भी मुल्क में काफ़ी जो करप्शन है उसको फ़रोग दिया था। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, इकॉनमी तो बहुत ही क्रिपल हुई हुई थी। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं वो तो फिर भी मेंटेन कर रही हैं कि एवरीथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल नाउ। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्रंप साहब की स्टेटमेंट कि हम टेक ओवर कर रहे हैं? आई थिंक देखें, विल फाइंड आउट इन अ फ्यू डेज, बट लेकिन उसको मार्को रूबियो ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते इट्स नॉट व्हाट पीपल से बट व्हाट विल वॉच व्हाट पीपल डू। सो मेरे हिसाब से जो वाइस प्रेसिडेंट खातून ने जो बात की है, शी हैड टू से दैट, लेकिन जो करेगी वो शायद मुख्तलिफ होगा। अब ये तो नहीं कह सकती हाँ जी हमारी तो बात ही खत्म, आप क्या करें, खुदा का शुक्र आपने आ गए हैं, थैंक यू। तो उसको कहना पड़ेगा कि ये तो बड़ी गलत बात हुई है, लेकिन उसकी हरकत क्या होगी, सपोर्ट करेगी, वो पता चलेगा अगले 2-3 हफ्ते में। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बात, हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग और हाउ द वर्ल्ड वुड रिएक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सदर ट्रंप ने, अमेरिका ने एक मूव कर दी, अब इसके बाद दुनिया की जो दीगर सुपर पावर्स हैं या ताकतवर ममालिक हैं या पावर्स हैं फॉर दैट मैटर, उनका रिएक्शन कितना आम होगा और क्या हो सकता है? मतलब चाइना से क्या एक्सपेक्ट करें, रशिया से क्या एक्सपेक्ट करें, इनके अपने नेटो के जो एलाइज हैं उसमें से भी कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें उठ रही हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इट रीडिफाइंस द वर्ल्ड ऑर्डर। अब चाइना कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ वियतनाम में या कंबोडिया में, तो मुझे मेरी भी जस्टिफिकेशन है। अनटिल नाउ द वर्ल्ड ऑर्डर वाज आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। अब अमेरिका ने वो डिफाइन किया था 1945 में, अमेरिका ने उसको वायलेट किया है। सो दिस को, आपकी बात सही है, इसकी इंकरेजमेंट होगी लोगों को अगली सुपर पावर को, हम भी अपने वी कैन स्प्रेड आवर लेग्स एंड गो इनटू द नेबरिंग कंट्री इफ वी कैन जस्टिफाई इट। लेकिन ये बात देखें कि अमेरिका ने 20-30 साल पहले मैनुअल नोरिएगा को भी पकड़ लिया था ड्रग के बारे में। तो दे हैव डन इट बिफोर, दे हैव डन इट इन ग्रेनेडा, रेगन ने भी किया था। उनकी जस्टिफिकेशन यही है ना कि ये ही वाज नॉट अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट। तो हमने उसको पकड़ा जिसके द गाय वाज एज अ क्रिमिनल रेकॉर्ड, ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट। सो यस, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर, दैट इज ऑल दैट हैव। इस पे आपने हमें एनलाइटन किया, बताया, है शुक्रिया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स वी विल बी गेटिंग इनटू इट इवेंचुअली। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, आपको पता ही है हम दुनिया हमें रूनुमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की बात कर रहे थे, जैसे कि वेनेजुएला पे अभी अमेरिका ने हमला किया, और इससे पहले अगर वॉर क्राइम्स की बात करें तो एक मुल्क उसमें सरे फहरिस्त है। आपको पता ही है इजराइल की जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पे कल परसों से जब खबरें वेनेजुएला वाली उठी, तो एक दिमाग में ये भी आया कि एक तो वॉर क्रिमिनल बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं कोई घसीटता।
खैर इन एनी केस बात हमने इस वक्त ये करनी है कि गुज़िश्ता सवा दो साल के दौरान फ़लस्तीन का जो हाल हुआ है, ख़ास तौर पर गज़ा शहर का, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ उठाई है। और उससे बढ़कर बहुत से लोग वो हैं जिन्होंने अमली तौर पर भी फ़लस्तीनियों की मदद की कोशिश की है। खाना पीना पहुंचाना तो ऑब्वियसली अहम था ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों की नई नस्ल मुस्तकबिल के लिए तैयार हो और उनकी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी और है, वो निकल मुकम्मल जाएं, हो। जिंदा बच जाएं, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, मतलब सबसे सर्वाइवल भी सर्वाइवल हो की और है। उसके बाद कुछ फ्लरिश भी करें आगे जाके। ये बड़ा बहुत और बड़ा एक काम ऐसी है। एक तंजीम है टीम आई ग्लोबल जो फ़लस्तीन में बहुत सारे शोबों में काम करती है और इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और उन्होंने बहुत से तलबा को मुख्तलिफ ममालिक, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भी एक मुल्क है इनमें, जिनमें भिजवाया। और ये काम कितना मुश्किल है क्योंकि पूरा एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है। कौन कौन से आलमी पार्टनर्स हैं जिनकी मदद से ये हो पाता है। टीम आई ग्लोबल से मरीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं और इन्हीं की मदद से हसन अली एक गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हैं जो 1 साल पहले इस्लामाबाद पहुँचे, इनको वहाँ से निकालना मुमकिन हुआ एंड नाउ ही इज़ कंटिन्यूइंग, ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट एंड ही इज़ Continuing his studies here in Pakistan. in Pakistan, and his creditors were transferred, so he is like literally continuing his I education mean, that's a journey. lot of work, frankly. But let us welcome them both on the show. Mariam Khan and Hassan Ali, welcome to Geo Pakistan. We'll start the conversation with Mariam though, because Hassan, obviously we want to know your story, but we want to know how it all happened that you got here. Mariam, आप हमें बताएं, आप हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रही हैं। ख्याल तो सारों को आता है, लेकिन आपने कर लिया। किस तरह किया कि आप अगर किसी को मदद कर सकती थी तो एटलीस्ट एक शख्स को तो आप वहाँ से निकाल के आगे भेजें? First and foremost, I want to say thank you for having me here. This was a collective effort. It's a historical and deeply meaningful moment, Pakistan's decision to allow direct evacuations from Gaza into Pakistan. It took 1 साल लगा पूरा ये pathway establish करने के लिए. Okay. Both सारे individuals, authorities, diplomats were involved in facilitating this evacuation. So it took almost a year to get this done. But alhamdulillah, Mariam, we did. MashaAllah. And you know, this is not the only evacuation. You have done multiple medical evacuations as well. आप हमें बता सकती हैं अब तक कितने लोग आप मुख्तलिफ ममालिक में भिजवा चुकी हैं और ये जो पाथवे आपने इस्टेब्लिश किया है ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बारे में भी आगे हैं। पूरी दुनिया में काफ़ी evacuations हो चुके हैं अभी तक. मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने numerous evacuations किए हैं न्यूयॉर्क, अमेरिका में, different countries, UAE, EU. वो जो एक प्रोसेस है इस्टेब्लिश करना, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगता है. सो हमने कहा कि पाकिस्तान में को भी, because I'm from Pakistan, alhamdulillah, and I wanted to establish a pathway to Pakistan. There's extremely intelligent doctors in Pakistan, and they provide extremely amazing services. And the issue is that across the world, there's not many evacuations taking place for a certain criteria. And I'm very, very, very happy to say that now Pakistan has established this pathway to allow any criteria. So the very first that is step, indeed great to know. yes. The very first step, and certainly you and your team have worked really hard for this. But Hassan, we want to speak to you as well. First of all, you are most welcome in Pakistan. It's great to know that you've been here a year already and you are continuing with your studies. How much of a blessing, I would say, because there are so many people who are still stuck back home, and obviously necessarily nobody would want to leave, but the circumstances are just such that if you have to pursue your studies, if you have to progress, you really have to get out. So how was that feeling, Hassan, for you to be able to get out from there and come to Pakistan to continue your studies? Walaikum assalam. Thank you for having me here, and it's great to be with you. First of all, it's a mixing feeling, to leaving your family in Gaza. The rest of my family is still in Gaza, and alhamdulillah, finally I am here to complete my studies, which was stopped because of the war since 2 years.
and I'm here in my second home, Pakistani. All of them are welcoming to me, and it's very great to be here. Wonderful. Hassan, how difficult was it to get out, and finally reach to Pakistan? Because we know on the pathway there are Israeli authorities involved as well, different countries, different borders. And then there is a lot of documentation There's a lot of that is documentation also required. So did you get in touch with Mariam's team, or you were trying to get out, or you were trying to continue your education elsewhere in the world? How did this all happen? Yes, actually, it was, as Mariam said, many political and many sides and organizations and governments involved in my evacuation, especially Mariam. And I was every day in touch with her and her organization, and the Pakistani embassy in Jordan was also involved. And I'm very thankful for them also, because they received me from the Jordanian border, Palestinian-Jordanian border, and they bring me to the hotel and the airport. Actually, it was very tough, but alhamdulillah, it was final, alhamdulillah. Hassan, did you have a choice in where you want to end up, which country, where you want to go? Did you have a choice in that manner? For instance, obviously you wanted to continue your studies and you had to get those credits also transferred. So how did you make that happen in a very war situation? Actually, it was very long time that I working on it. It's not easy. Maybe it's easy for the other countries, but in Pakistan it took long time. It's more than a year just to do this in Pakistan. And because I know Pakistan, how much they are supporting Palestine, so for that reason I said I have to go there. And yeah, our love for Palestinians, our love for the people of Gaza is the world knows the world by now. knows about it, and that's why you also chose to come to Pakistan. Hassan, you're here since a year now and you're continuing your education. भी कर दें. Yes, बिल्कुल ट्रांसलेट करें और मरियम से भी बात करेंगे. हसन कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस था. पैलेस्टीनियन जॉर्डनियन बॉर्डर से हमें मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी जो जॉर्डन में है उन्होंने रिसीव किया. वो भी एक बड़ा टफ टेरेन है, बड़ा मुश्किल एक, उसमें इजरायली अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं. सब ये प्रोसेस करने में इतना वक्त लग गया, महीनों साल लग गया ऑलमोस्ट. ये प्रोसेस है क्या, ये मरियम से जानते हैं. जी मरियम, आप ये प्रोसेस का भी हमें बता दें. और फिर अगर हम हसन का ही एग्जांपल ले लें, ना सिर्फ उनको वहां से निकालना, लेकिन फिर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में एनरोल करना ताकि वो आके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, वो भी आप ही ने मैनेज किया था? नहीं, सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करती हूँ. शिफा हॉस्पिटल शिफा यूनिवर्सिटी ने हसन को पहले एक्सेप्ट किया था. फिर उसके बाद डॉक्टर्स ऑफ रहमा UK based organization, they contacted me and asked me if I could provide them with the consultation on how the medical evacuations or any evacuations from Gaza are conducted. So I began doing evacuations almost 2 years ago from Gaza. And over this time period, my team have established these great connections, contacts with authorities, embassies, with all the people, the key players that are in charge in doing these evacuations and who give the approvals. After we obtained all the approvals from the key holders, that's when we had to then establish a pathway for Hassan to leave Gaza and come to Pakistan. Now, considering that Pakistan cannot evacuate directly from Gaza due to diplomatic ties and because there's no airport in Gaza, we had to get approvals from the Jordanian authorities as well. And I'm extremely appreciative to them because they are the ones that allowed Hassan to enter into Jordan and then from Jordan fly to Pakistan. अच्छा मरियम, आप हमें ज़रूर ये बताइएगा, ये बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इसमें रुकावटें भी आती हैं, इसमें ऐसी भी अथॉरिटीज़ हैं जो प्रॉब्ली रोड़े अटकाती हों, जिससे हम कहते हैं रेड टेप्स लगा देती हों कि जी नहीं ये नहीं हो सकता. और हसन तो एक केस हैं. अभी ज़ाहिर है हज़ारों लोग वहाँ मौजूद हैं, कितने ही ऐसे सैकड़ों ऐसे बच्चे होंगे जिनको निकाला जा सकता है. So are there more cases which you are already working on? Are there more pending cases जो हम hopefully उम्मीद करें कि आने वाले चंद महीनों या हफ्तों में evacuate हो जाएं वहाँ से? आने वाले हफ्ते में तो नहीं, मगर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं. 19 स्टूडेंट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं. हमने फर्स्ट स्टूडेंट का इस्टेब्लिश किया पाथवे क्योंकि टाइम फ्रेम का मसला था. हमें नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा. अगर हम
पेशेंट को पहले एवैक्यूएट करते और उसको से सपोज करें जितना टाइम हमें लगा एस्टैब्लिश करने में, हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सक रहे थे. You know, due to ethical reasons, we cannot risk their life. We don't know the hurdles or the time frame, and we didn't know the exact date that, you know, we would have the evacuation process down. ताकि आगे भी ऑब्वियसली अरेंजमेंट हुई हो, ये ना हो कि वो मिडिल में आके फंस जाए कि आगे किस तरह इस लेके उम्मीद जाना पे है. कि हमारा Exactly. इलाज हो सकेगा बाहर. Absolutely, totally get that. Hassan, we want जी. to come back to you because we are curious to know now that the ceasefire has taken place. Things are obviously not at all back to normal. A lot has to be done. But what are your plans? You want to continue your studies over here? When do you plan to go back, if at all? What do you have in your in your mind? Of course, a lot of missing to my country, Gaza, and inshallah, I wish once I finish my studies here, inshallah, I will go back to my country to rebuild the country, inshallah. इंशाल्लाह. That That's will my be plan. obviously a couple of years. 5 years. 5 years. 5 And years you know, studying is a lifetime. studying also. medicine is not easy like anywhere in the Are you, world. Hassan? Are you in touch with your family? And friends? Yes, daily, yes, of course. And do you have friends who ask you that, all right, you are now settled in Pakistan? Yeah, bring us over as well. Yeah, do something for us as well. Actually, yes, I start to making friends since I came from the flight. The Pakistan people are very nice. Lovely, very nice. बड़ा अच्छा लग रहा है. हसन जो है ना, उनसे आप बातें भी कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं पाकिस्तान आके, और एक पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से मिल जाए, नथिंग लाइक इट. कि और हम सोच सकते हैं कितने ऑब्वियसली 1-2 सालों से हम भी गज़ा को कवर कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है. हमारा भी दिल इस तरह होता है कि किसी तरीके से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए. एंड थैंक्स टू मरियम ये काम जो है ये अच्छा हो भी रहा मरियम, है. ब्रीफली ये बता दीजिए, ये तो हसन तो स्टूडेंट हैं, ये यहाँ के आके पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या मेडिकल इवैक्यूएशंस भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज की सहूलतें मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान में हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं, कोई है प्रोसेस में? यस, तो ये स्टूडेंट पाथवे इस्टेब्लिश हो गया है. हमने कंफर्म किया कि ये सेफ है, ये बेस्ट है. कितना टाइम लगेगा, अब हम नेक्स्ट हमारा एवैक्यूएशन जो है पेशेंट्स का है इंशाल्लाह ताला. बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला विल इन्फॉर्म यू जब पेशेंट्स भी आएंगे, एंड दिस विल बी एक्सट्रीमली ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर पाकिस्तान. Inshallah, I cannot, due to confidential reason, I cannot tell the date of exact evacuations. All right. But inshallah ta'ala, once the patients are in Pakistan, they will Inshallah. receive their health care. All the NGOs that are helping, including Al Khidmat, is playing a huge role in all of this. They're extremely supportive of facilitating these evacuations to Pakistan. बहुत शुक्रिया आपका मरियम, जिसे कहते हैं ना हमारे बहुत दिल शुक्रिया मरियम गज़ा खान में for मुसलमानों being के here. साथ हसन अली, धड़कते thank हैं you और so ये उसका much. मिसाल है. और मरियम भी बीइंग अ पाकिस्तानी हैज डन सो मच. मतलब हम सोचते रहते हैं और सोचना भी बुराई नहीं है कि बहुत मतलब एक दिल शुक्रिया है, आपका लेकिन मरियम, बहुत शुक्रिया कोई हसन. किसी Thank के you, इस हसन. तरह वसाइल हो कि वो कर पाएं और वो करना चाहें भी, तो ये बहुत बड़ी बात है. और अब ये बड़ा प्रोसेस मुश्किल जो काम है वो है, चल बड़ा भी बड़ा रहा सब्र है. आजमा काम है. मतलब बहुत इसमें मतलब हजारों डॉक्यूमेंटेशन, कागजात ऑफ और डॉक्यूमेंटेशन, कितने अथॉरिटीज, इदारे जो इजाजतें. हैं, अल खिदमत का भी उन्होंने जिक्र किया मरियम ने. मतलब कितने इदारे हैं, उन सारों को मिल के कुछ करना पड़ेगा. तो एक शख्स जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वाइल, और वो डॉक्टर बनने आया, और आप उससे ही पता चल रहा था कि वो कितना ग्रेटफुल है. लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी We'll राइट see बैक. you. वेलकम बैक. पिकली आपको बता दें, भाई पे बांग्लादेश और इंडिया वाला मामला आईसीसी को लिख दिया खत, वो भी हम उस पर तफसील से बात करेंगे. बांग्लादेश लेकिन कह रहा है कि हमने नहीं खेलना हाँ, इंडिया में. मुस्तफीज Bottom को line बाहर ये है निकालने इस के बात बाद. की. इस पे हम तफसील में बात करेंगे वैसे, लेकिन अच्छा जी, कौमी बता दें. T20 स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया है. पहले ग्रुप में शादाब खान है, राना फहीम अशरफ है, वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्जा शामिल हैं. कौमी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ आज दोपहर लाहौर से कोलंबो रवाना ये ले जी, होंगे. वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ विजुअल्स भी दिखाते हैं ताकि आपको पता Have हो. you ever been to Colombo? आई हैव नेवर बीन टू कोलंबो. और बनते कुछ प्लान रह गया. वर्ल्ड कप पे Yes. कोशिश करते हैं मेरा ख्याल है चलें कुछ. फिर, हाँ. उठे. कोलंबो इज ब्यूटीफुल. पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए Obviously, हम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वी हैव ट्रैवल्ड टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू सपोर्ट आवर टीम. अब बस कोलंबो ही नहीं हम पहुंचे, तो अब वो भी हो जाए. मेक इट हैपन. तो हम ऑफ कोर्स चले जाएंगे, जरूर होगा वो भी. चलिए जी, एक ब्रेक लेनी. दिस इज गोइंग टू बी अ Already? हेडलाइन ब्रेक
ओके वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस Welcome, क्या अगेन। हाल है अच्छा जी, आपका? बाय द वे इतनी ज़्यादा अब खबरें आ जाती हैं वो द वीकेंड और मंडे हमारा इतना पैक्ड होता है कि हम आपको ये भी बताना भूल गए कि संडे को क्या ज़बरदस्त शानदार मैराथन हुई कराची में। बहुत ही आला एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड कि इतनी कोई दुनिया गई है। 6,000 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स, ह्यूज नंबर बाय द वे। और हर साल आपको पता है कि ये जब से स्टार्ट हुई है मैराथन तो हर साल नंबर्स भी बढ़ते रहते हैं, तो लोगों को समझ आ गई है एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एज वेल। अब्दुल्ला, अंधेरे में स्टार्ट हुई थी जी, मतलब मुंह कितनी- अंधेरे, वो क्या होता है? मुंह मतलब बिल्कुल अला सुबह से भी पहले का जो वक्त होता है। सो या इट हाँ, it वाज was quite stunning actually to watch as well. अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे वो और बात जो हमने आपको बताई थी ना, हाँ। पहले हम उसकी बात बता दें कि बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं खेला जा बाकी सकता। क्रिकेटिंग नेशंस को भी सोचना चाहिए। और आईसीसी, वैसे तो आईसीसी ज़ेरे उनके असर ही है भारत के, ज़ाहिर उनके उहदेदारान हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन शायद कोई बाकी क्रिकेटिंग नेशंस की तरफ से दबाव पड़े तो आईसीसी कुछ अपना किरदार अदा करे। भारत में इंतहा पसंदी की बढ़ती सोच क्रिकेट के खुद साख्ता बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता तनहा करती जा रही है। पाकिस्तान के बाद कल बांग्लादेश ने भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी कौमी टीम भारत ना भेजने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आईसीसी से बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का, श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि भारतीय रवैया यही रहा तो आलमी क्रिकेट ने इतना तनाज़ात का शिकार होती रहेगी। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद किया है। अच्छा, ये जो है ना मुस्तफिजुर रहमान, ये कोई पहली बार नहीं आईपीएल में खेल रहे थे, खेलते रहे हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। हैरान कुन बाय द वे बात यह है कि मुस्तफीन को रिलीज करने का फैसला खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया था और दुनिया सोचने पर मजबूर हो रही है कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज जो हैं वो इंतहा पसंदों की ख्वाहिश पर बनाई जाएंगी। भारत में इंतहा पसंदी का ये आलम है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को भी गद्दार और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। ये बेसिकली शाहरुख खान की टीम का हिस्सा थे। लेकिन आपको पता है कि शाहरुख खान पहले भी इसका निशाना बन चुके हैं। शाहरुख खान चूंकि बाय बर्थ वो मुसलमान हैं, हालांकि अदरवाइज उन्होंने सारी उम्र जाहिर है पूरी इंडिया के सामने ही गुजारी है। नहीं, वो बाय बर्थ तो इंडियन है ना, हाँ, है तो बॉर्न इन हाँ, लेकिन जब भी इस किस्म का तनाज़ा आता है तो उनको मुसलमान होने की वजह से भी ये सब कुछ लेकिन सुनना पड़ता है। ये था और हुआ क्या है हुमा, मैं बताता हूँ आपको। जो बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर की जो मर्डर हुआ ना, बेसिकली उसके बाद बांग्लादेश में जाहिर है फसादात हुए। उन फसादात को लेके भारतीय मीडिया ने बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या जान से मारा जा रहा है। बिल्कुल ही बेसलेस चीजें इंडियन मीडिया करते हैं। सो उसका ये रिएक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान चूंकि मुसलमान है इसलिए उन्हें निकाला गया है, अदरवाइज लिटन दास भी हैं, उनको तो नहीं निकाला गया, वो भी बांग्लादेशी हैं। अच्छा, ये बाय द वे शाहरुख खान की ही बात हो रही थी तो उनको भी काफी सुननी पड़ी है ओवर द इयर्स, क्योंकि वो भी काफी स्टेटमेंट्स दे देते होते हैं। ट्रेजेडी ये है कि इन प्रेशर ग्रुप्स की बात मानी भी जा रही है इतने बड़े मुल्क में। वो छोड़ते नहीं है, वो डरते हैं ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। शाहरुख खान अभी तक नहीं सही तरह माने कि मतलब आपको पता है, हमें नजर आता है कि ही डजंट डू एनी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसे कोई रोल हो, कोई मूवी हो, वो नहीं करते। अदरवाइज वो खास बोलते भी नहीं। कभी गजा पे आपने सुना है उन्होंने बोला होगा, तो लिहाजा दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल हंगामी इजलास में फैसला किया है कि 7 फरवरी से इंडिया में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम इंडिया नहीं जाएगी। एलामिये के मुताबिक आईसीसी को इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। बांग्लादेश बोर्ड ने ये इकदाम खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी समझा है, तो उन्होंने ये लिया। मतलब देखिए, इंडिया अपने लिए खुद इतना बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है, ऑलरेडी 1-2 सालों से इंडिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, दुनिया की नज़रों में है फॉर व्हाट दे आर डूइंग विद द स्पोर्ट्स पीपल। वो तो हम तो जा रहे थे, फिर हाथ ना मिलाना, और फिर एंड में ये हो जाना, राइट, लाइक यू नो, लेस देन अ मंथ पाकिस्तान का केस मजबूत होता है इससे। हाँ। अब आईसीसी के जवाब का मुंतजर है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश के मुशीर खेल का कहना है कि टीम भारत ना भेजने की वजह भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसियां हैं और मजहबी मुनाफरत पर मबनी पॉलिसियां हैं। क्रिसमस में तो आपने देख ही लिया था कि क्या मसीही बिरादरी के साथ जिस तरह हुआ था, मतलब दुनिया के किसी और मुल्क में
लिटरली नहीं हुआ होगा जो भारत में हो रहा था क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के साथ। और अब आईसीसी को भी ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट को महज कारोबारी या माली मफादात की नज़र से देखना है या मतलब इसे जेंटलमैन्स गेम रहने देना है, या फिर अपने मुल्क या फिर अपने मुल्क का इमेज भी तो बर्बाद हो रहा है, वो भी तो टेंट हो रहा है, उसको भी देखने हम तो ये भी कहेंगे कि बाकी ममालिक जो यूरोपियन या अफ्रीकन बाकी भी जो आईसीसी का हिस्सा है उनको भी अब बोलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, आपस की लड़ाइयाँ रहती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। राशिद लतीफ़ साबिक कप्तान हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स ही इज ऑलवेज विद अस। सिकंदर बख्त इज आल्सो विद अस। राशिद भाई, सबसे पहले तो वी वांट टू हैव योर टेक ऑन इट। देखिए, पहले तो हम ही बोल रहे थे कि ये इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया देख रही थी लेकिन खामोश थी। अब बांग्लादेश भी बीच में आ गया है, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जी, जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज हुई है उसमें बहुत अहम बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है फरवरी में, और मुसलमान और हिंदू का ये चीज़ उठाना बहुत इजी हो जाता है बीजेपी के लिए। अगर उनके जो लीडर है संगीत सोन, उनका स्टेटमेंट था कि शाहरुख खान गद्दार है, तो शाहरुख खान गद्दार है तो केकेआर जो है ना वो अकेले उनकी नहीं है, जूही चावला भी है उसमें, जय मेहता भी हैं, तो उनका नाम नहीं लिया गया। तो पर्टिकुलरली मुस्लिम नेम को उजागर किया गया है क्योंकि इलेक्शन है और वहाँ पे जो मेरे ख्याल से कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी हैं शायद वहाँ पे ना, वो बहुत ही अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं वहाँ पे नो डाउट एक मर्डर हुआ था वहाँ के बिजनेसमैन का, हिंदू का, शायद चंद्रा नाम था उनका। उसके बाद से इंडिया में काफ़ी ये 16 दिसंबर के बाद हुआ था। 16 दिसंबर को ऑक्शन हो चुका था आईपीएल का, जिसमें 7 बांग्लादेश के प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ज़रूरत थी केकेआर को फास्ट बॉलर की, और मुस्तफीज़ को लिया। मुस्तफीज़ खेलते हुए आए हैं वहाँ पे, 90 प्लस उनकी आईपीएल की विकेट्स हैं और वन ऑफ द बेस्ट हैं। 9.2 करोड़ का उनको उठाया गया था, लिया गया। तो ये सारा पॉलिटिक्स है और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं। और आपने देखा होगा कि ढाका में अयाज सादिक साहब गए थे, हमारे स्पीकर गए थे वहाँ पे, जो शंकर हैं उन्होंने हाथ भी मिलाया, बांग्लादेश के मिनिस्टर से भी हाथ मिलाया। तो 2 अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। आपका मिनिस्टर जाके वहाँ पे पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला रहा है, दूसरी तरफ आप ढाका या बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि नहीं खेलना। तो इसमें काफी तादाद नजर आ रही है। ये जो स्ट्रोक है ये गलत खेल लिया, गलत टाइम पे, क्योंकि जय शाह हो या अमित शाह हो तो इनकी चलनी नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की बैकिंग लाजमी होगी बांग्लादेश के साथ। और जब हम चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे थे, बैक हैंड पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी पाकिस्तान के साथ थे। तो पाकिस्तान तो साथ है बांग्लादेश के, बांग्लादेश को इस चीज़ को और उठाना चाहिए और अपने मजीद ममालिक से बात करके इस चीज़ को, अपने आप को तो निकाल लें वहाँ से कि इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको लग रहा है? अच्छा, इससे क्या कोई वेव बन पाएगी और क्या आईसीसी को फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर है वो ज़ेरे असर है। सिकंदर, आप बताइएगा भारतीय ऑफिशियल्स के क्या फ़र्क? हम पहले तो हम मतलब अकेले ही थे ना, वी वर द ओनली वंस। सो अब बांग्लादेश भी अगर हमारा हम आवाज़ है और ये दोनों ममालिक वर्ल्ड कप में नहीं खेलते इंडिया जाके, तो ओवरऑल क्या असर पड़ेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की साख पर? या देखो, पहले तो मैं ये इससे स्टार्ट लूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। बांग्लादेश हमारे भाई थे, हमारे हिस्सा थे, और 50 साल पहले तकरीबन 1971 उससे पहले जो है वो इनकी बातों में आ गए ये भारत की, और जो भी हुआ आप सबको पता है। और अब खुद जैसे मैंने कहा देर आए दुरुस्त है, उनको एहसास हो गया कि वो अपने नहीं हैं। इसी तरह मैं थोड़ी सी पहले हट के बात कर लूँ, इसी तरह एक और हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि जो कि अपने आप को कहता है कि हमसे बड़ा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है, वो भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और एक दिन हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, हो सकता है मेरी ज़िंदगी के बाद वो भी रियलाइज़ करेंगे कि ये गलत लोग हैं, इन्होंने जो हम मुसलमानों के साथ करते हैं। जो आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क हमारा इसमें शामिल हो जाए।
जब वो सिकंदर, शामिल यहाँ सॉरी होंगे। सिकंदर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अभी ये तो चले बांग्लादेश बीच में आ गया है तो हमने दोबारा से बात उठाई है, लेकिन आईसीसी तो ये कर रहा है पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे से। और ये जो बाकी ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इन अ जोक फॉर्म हमने सोशल मीडिया पे देखा है एक दूसरे से हाथ ना मिलाना, मतलब दे हैव बीन काइंड ऑफ पिकिंग इट अप कि ये इंडिया का एटीट्यूड बहुत ऑफ है। इस किस्म की बातें तो प्लेयर्स करते हैं, लेकिन फॉर्मली बाकी मुल्कों को कुछ बोलना चाहिए कि आप आईसीसी की साख को बर्बाद कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। देखो, ये जो हिंदुस्तान, जो अपना भारत है, ये आईपीएल को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, शेन वॉटसन हुआ, ये मेरे पास कल मेमोरी में वो आया था, मैं आप ही के साथ प्रोग्राम में ये कह रहा था कि वॉटसन ने पहले क्यों नहीं बोला। ये बात अब्दुल्ला ने भी बोली कि भाई पहले क्यों नहीं बोली उन्होंने बात। तो ये सारे लड़के जब तक आईपीएल खेल रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। पैसा जब तक आ रहा है ये सब बिक चुके हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि अब माशरे के अंदर ये आलम हो गया है कि सिर्फ पैसा वो चीज रह गई कि हर कोई उसी की तरफ जाता है, कोई ये नहीं देखता कि वो गलत है, किस स्टैंड पर खड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, एक महीना दुबई में रहा, एक महीने में मेरे कोई 1000-1500 हिंदुस्तान के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सबने बड़े अच्छी तरह हाथ मिलाया, मुझसे इतनी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी। मगर ये जो सियासी चीज है ये तो तबाह कर देगा हिंदुस्तान को। और ये क्रिकेट को आईसीसी पे क्या असर पड़ा है? जब तक ये बड़े तीन एक में से कोई एक अड़ेगा नहीं, तो जब तक ये काम नहीं होगा। और ये जो वहाँ के जो अच्छे बाशऊर लोग हैं हिंदुस्तान के, मैं उनको कहूंगा कि यार आप इस बात पे जोर दें कि क्या है। मैं तो हैरान हूं नहीं, अभी तो वो एक तो उनकी तादाद बहुत कम है और दूसरा ये कि उनको स्पेस नहीं मिलती। पे हमने देखा जिस तरह उन्होंने वहाँ पर बदतमीजी की एक मजहबी त्योहार पे, दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैं तो हैरान और परेशान रह गया कि किसी मुल्क ने कुछ नहीं कहा। बड़ा हैरान कौन था और बड़ा हैरान कौन था वो। अच्छा, अब राशिद भाई, आईसीसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट की है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने, आपको क्या लगता है आईसीसी ये रिक्वेस्ट मान लेगा? मतलब रूल्स क्या कहते हैं? ये माननी पड़ेगी अगर कोई मुल्क नहीं कंफर्टेबल है खेलने में किसी और मुल्क में, या उनके साथ इस बारे में नेगोशिएशन होगी? क्योंकि हमारा तो एक फॉर्मूला तय है ना, हमारी तो बात पुरानी हो गई है। ये अरेंजमेंट कैसे होगा बांग्लादेश के साथ? जी राशिद भाई। देखिए, नई डेवलपमेंट है ये, एक मीटिंग और होनी चाहिए और होगी। बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके अंदर सामने रखा जाएगा तमाम ममालिक को, वोटिंग होगी और वहाँ पे मालूम चलेगा कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है, इंग्लैंड जिम्बाब्वे या नमीबिया नहीं गई, या वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो या श्रीलंका नहीं आई, तो फोरफिट हो जाते हैं, पॉइंट दे दिए जाते हैं। लेकिन इसका भारी जो चीज होगी, फाइनेंशियल बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आईसीसी के ऊपर। अभी आपने सुना होगा जियो स्टार ने हाथ हटा लिए थे कि वो बोल रहे कि हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, या प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे आईसीसी के। 3 बिलियन के राइट थे वो, अब 2.2 पे सेटलिंग हुई है उनकी, जाके 2.2 बिलियन के ऊपर हुई है। अगर बांग्लादेश भी मना करता है, इससे अफेक्ट होगा, नंबर ऑफ मैचेस अफेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो बांग्लादेश कोलंबो में नहीं खेल सकेगा, ये ऑप्शन नहीं मानेगा आपको लगता है आईसीसी? कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो एज पर रूल बता रहा हूँ। अगर तो नहीं होता तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश बोल चुका है तो वो इंडिया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर देखते हैं उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे खिलाड़ी महफूज ही नहीं समझते। और जिस तरह के बयानात हमने चलाए हैं अभी भी मुस्तफीज और शाहरुख खान के बारे में, तो मतलब पॉलिटिकल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैं, बाकायदा धमकियां हैं। सो इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल जो हैं वो भी इजाजत नहीं देती हैं। ऑब्वियसली इतनी एवरीथिंग इज लिंक्ड टू हुकूमत की इजाजत होगी तो खेला जाएगा। और ये बात भारत से अच्छी कौन जानता है? नहीं, एज पर सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम हो गया ना। अगर मुस्तफीज नहीं जा रहा तो बहुत अच्छा फैसला किया है। तो अगर उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना माजिद वहाँ पे मौजूद है और उनका प्लेयर नहीं जा सकता, तो ये तो बिल्कुल ज्यादती हो रही है ना। आपने एक को प्रोटेक्ट किया हुआ है, एग्जाइल में रखा हुआ है, और क्रिकेट जो कि बेहतर तरीका है पॉलिटिकल जो मुश्किलात हुई हैं उसको हल करने का, तो उसमें उनका प्लेयर नहीं खेल सकता। अब दिस इज ऑलमोस्ट एन इंसल्ट एक्चुअली कि एक को निकाल देना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बाकी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? व्हाट इज इट? दोनों से सवाल है कि ये फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, जहां हमारे रीजन के 3 जो हैं, अब बांग्लादेश को भी बीच में डाल लें, इंडिया, पाकिस्तान, वो एक दूसरे के यहाँ खेलने को तैयार नहीं है। और ये टूर्नामेंट्स जब होते हैं तो इधर ही आते हैं और फिर भागना पड़ता है कहीं और जाके खेले। ये दिस इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट और इट्स ऑलमोस्ट अ जोक। और सब कुछ सिर्फ एक मुल्क की वजह से हो रहा है।
कि ये फाइनेंशियल सारा स्टेक्स जो- हैं, खेलना है लेकिन एक दूसरे की यहाँ नहीं खेलना, मतलब एब्सोल्युटली। एंड इसका इंस्टिगेटर कौन है? इंडिया है सिकंदर। देखिए, बाकी एक ही मुल्कों को मुल्क है। इन्वेरिएबली बोलना ही पड़ेगा। देखें, मुल्क सिर्फ एक ही है, वो है भारत, जिसमें जहां जाके जी, लोग जी। खेलना नहीं चाहते। ठीक है, हम तो बुला रहे हैं उनको, वो तो खुद नहीं आते। उनकी जो हरकतें हैं, अगर वो जिस तरह के उन्होंने अभी बयानात में पढ़ रहा था, शाहरुख खान ने पहली दफा सुने, मैं इतना इंटरनेट पे नहीं जाता, तो ये जो इस तरह के जो आप बयानात देते हैं किसी मुसलमान अपने साथी के लिए, देखें हम शाहरुख खान को छोड़ दें, अपना विराट कोहली छोड़ के चले गए, उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो उन्होंने चीजें की, वो ऐसी थी कि मैं क्या 10 दफा मैं पहले भी कह चुका हूं, उनकी बच्ची के लिए जो उन्होंने बातें की, तो वो भी छोड़ के चले गए, इंग्लैंड सेटल हो गए। तो ये क्या है इस मुल्क के लिए? तो ये तो जब तक कि दूसरे, मैंने जैसे कहा ना, एक किसी मुल्क को इसमें कूदना है और ये पूरा जो है ना सिनेरियो चेंज होगा कि फिर भारत को हथियार डालने पड़ेंगे, वरना भारत क्रिकेट को जो है ना पता नहीं किस नहज पे लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। या तो फिर वो ये कहेंगे कि सिर्फ भारत के अंदर मैचेस हुआ करेंगे जैसे कि पैकर ने किया था, कि सिर्फ, और कोई हम किसी के साथ नहीं खेलेंगे। अभी भी उन्होंने अपने लड़कों को मना किया हुआ कि कोई कहीं नहीं जा सकता, तो उनके लड़के वो वहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस मामला है जिसको सब ने मिलकर देखना है। अभी जो राशिद बात कर रहा था वोटिंग वाली बात, कि अगर ये सिनेरियो आएगा तो अब वो बिल्कुल वो सही कह रहा है राशिद, कि हम फिर देखेंगे कि कौन कौन किसका साथ देता है। क्या वो भारत का साथ देते हैं? बस वही है, पैसे का खेल है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, तो भारत तो इसी तरह करता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सो देखते हैं कि क्या होता है। लॉबिंग तो है ना, जाहिर है वो सारी है, और मतलब माजी में हम देख चुके हैं जी बिग थ्री का हमें पता है, देख चुके हैं, दे ऑलवेज लुक आउट फॉर ईच ईच अदर अदर। इंटरेस्ट्स। तो ये भी हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? और फिर बाद में वैसे तो राशिद भाई उसमें भी मसाइल हुए, और अब तो आपको पता है ये लीडर ही लीड कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियली मैटर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बिग बैश को देखते हैं या 100 को देखते हैं, इंग्लैंड की लीग को देखते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। नो डाउट बड़ी लीग हैं वहाँ पे, ये फाइनेंशियली अगर बैंक करप्सी में जा सकती हैं, तो उनका एक ही सहारा होता है कि 5 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया होम एंड अवे, या T20 या ODI क्रिकेट। तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है तमाम ममालिक को, सिवाय पाकिस्तान के। वो बायलैटरल नहीं खेलते, जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियली लॉस होता है, इंडिया को भी होता है। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ये कभी भी नहीं चाहेंगे दूसरे ममालिक फाइनेंशियल अपने उसको देख के कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे इंडिया और उनकी टाइज बंद हो जाए। बांग्लादेश बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है वहाँ पे, और जो कुछ वहाँ पे हुआ पास्ट 6 मंथ के अंदर, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट है। अब ये दोनों साथ हो गए, अब दोनों के साथ होने के, सिक्कू भाई की जो बात है ना, अफगानिस्तान के नाम नहीं ले रहे थे, अफगानिस्तान तीसरा मुल्क है जो कि शायद पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए था, लेकिन बजाय नजर नहीं आ रहा। वक्त बताएगा कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल मैटर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये बड़े ममालिक हैं जिनका असर बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा लगेगा कि इसको पैचअप में जाएंगे, और मुझे आखिर में यही लगता है कि बांग्लादेश का आसान नहीं होगा इंडिया में लेके आना। जो आज की जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, उसमें मुश्किल लगता है कि बांग्लादेश हामी भरेगा, और उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ है। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर। एंड सिकंदर एज वेल। वैसे अगर हम IPL की बात हो, दे हैव गॉन थ्रू एंड स्टिल गो थ्रू देयर कंट्रोवर्सीज। आपको पता है करप्शन की वहाँ बातें हुई हैं, मैच फिक्सिंग की वहाँ बातें हुई हैं। तो जब लॉबिंग की बात होती है ना, टू मेक इट बिगर, तो दीज आर द थिंग्स दैट वन शुड बी थिंकिंग अबाउट। जो भी खिलाड़ी हैं, मतलब जब वो लीग से निकल जाते हैं, अब अलग हो जाते हैं, फिर वो बताते हैं, ये भी बताते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों चाहे वो इंग्लैंड के हों, कि वो ये भी बताते हैं कि हम तासुब का शिकार भी रहे, और बहुत सारे मामलों पे खुल के बात करते हैं, लेकिन जब तक अवेलेबल होते हैं तब तक नहीं बोलते। मतलब और फिर इतनी ज्यादा चीजें और हो रही हैं, ये उसूल पसंदी की होती हैं। मतलब कि आपके अपने प्रिंसिपल्स, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू यू एंड हाउ डियर यू होल्ड देम if you compare them to the monetary benefits. मतलब literally I can't believe we are talking about cricket, जो gentleman's game, जिसको पहले ही टाइटल दे दिया था, ये नहीं पता था कि एंड में जेंटलमैन कम रह जाएंगे।